हम देख रहे हैं कि नई सरकार बनने के फौरन बाद जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों को निशाना बनाकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके जो हिंसा और वायलेंस की घटनाएं हुई हैं, कहीं मॉब लिंचिंग हुई है, कहीं जायदादों को नुकसान पहुंचाया गया है, कहीं बुलडोजर चलाए गए हैं और इसमें कोई एक स्टेट नहीं है बल्कि कई स्टेट इसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में ऐसा हुआ, हिमाचल प्रदेश। उसकी डिटेल बाद में हमारे साथी आपको बताएंगे। लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं, साफ नज़र आ रहा है कि वो एलिमेंट्स जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं और नफरत का एजेंडा जिनका एजेंडा है, नई सरकार आने के बाद वो फिर से ऐसा लगता है कि अभी उनको लगता है कि वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकती है। तो ये जो ट्रेंड है और इलेक्शन के बाद जिस तरह से तेजी से घटनाएं बढ़ी हैं, ऐसा लगता है कि ये नफरत और बदले की भावना से कि लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से इन पार्टियों को नुकसान हुआ है और जनता ने जो इनको जवाब दिया है और जनता ने इनकी ताकत को कम कर दिया है और नफरत के एजेंडे को रिजेक्ट किया है, तो मुसलमानों के खिलाफ ये एक योजनाबद्ध तरीके से हिंसा की घटनाएं और उनको परेशान करने की घटनाएं बराबर तेजी से बढ़ रही हैं। क्रिश्चियंस के साथ भी ऐसी घटनाएं कई जगह हुई हैं और कई जगहों पर कन्वर्जन के नाम पर उनकी जो रिलीजियस गैदरिंग्स हैं उनको अटैक किया गया है। तो ये हम समझते हैं कि इस देश के लिए और ख़ासतौर से नई सरकार जो बनी है, हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सरकार को चाहिए कि वो अपना पुराना रवैया बदल दे और इस देश में संविधान और कानून के मुताबिक शासन को चलाए और सरकारें अपना राजधर्म निभाएं। अब सरकार की निगाह में सारे नागरिक बराबर होने चाहिए, चाहे किसी ने उनको वोट दिया हो या उनके खिलाफ वोट किया हो। ये बात हम पहले भी कहते रहे हैं कि अब ये सरकार भारत की सरकार है। ये जो कहा जाता है फला व्यक्ति की सरकार, व्यक्ति के नाम पर सरकार, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत है। जो सरकार बनती है संविधान की बुनियाद पर बनती है और उसको भारत सरकार कहा जाना चाहिए। किसी व्यक्ति के नाम पर सरकार का चर्चा करना ये खुद भारत का अपमान मैं समझता हूँ। तो हम समझते हैं कि आपके माध्यम से ये संदेश सरकार तक पहुँचेगा कि ये जो घटनाएं हो रही हैं और ये जो उपद्रवी तत्व और नफरत फैलाने वाली जो एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां होनी चाहिए। दूसरी चीज जो हम इस मौके पर आपको आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं नोटिस में, वो क्रिमिनल लॉज में, आईपीसी में और सीआरपीसी में जो जिस तरह से उनको एक तरह से खत्म करके बिल्कुल नए कानून लाए गए। ये बात सही है कि ये कानून अंग्रेजों के जमाने के थे और इसमें अंग्रेजों की जो मानसिकता भारतीय नागरिकों के बारे में थी उसकी झलक मौजूद थी और सारे अफसर उस जमाने में अंग्रेज हुआ करते थे ज़्यादातर, तो उनको सजा देना या उनके खिलाफ कार्रवाई करना इतना आसान नहीं था। लेकिन अब हम आज़ाद देश हैं तो उन कानूनों को बदला ज़रूर जाना चाहिए था, उनके अंदर ज़रूरी संशोधन ज़रूर होने चाहिए थे, लेकिन पूरे कानून बदल दिए गए, दोबारा से लिखा गया, यहाँ तक के नाम बदल दिए गए। हमारा देश ऐसा देश है जहाँ पर हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। बहुत से लोग हिंदी नहीं समझते देश में, लेकिन उन कानूनों को ऐसा नाम दिया गया जो सबको, ऐसे जो अंग्रेजी भाषा जो सबके लिए एक्सेप्टेबल होती, उसको बदलकर आप एक संस्कृताइज नाम उसको देकर क्या चीज़ आप थोपना चाहते हैं। दूसरी बात ये
कि आपने इन कानून में पुलिस को और ज्यादा अधिकार दे दिए। ये कहा गया कि पुलिस तय करेगी कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। 3 साल से 7 साल तक के जिन अपराधों में सजाएं हैं उनके बारे में पुलिस तय करेगी कि एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एफआईआर होना तो हर नागरिक का अधिकार है। अगर उसको लगता है कि अपराध हुआ है और वो उसको दर्ज कराना चाहता है तो इसको जरूर दर्ज किया जाना चाहिए। तो सरकार को और पुलिस को जिस तरह से और ज्यादा पावरफुल करके हमारे देश को इन कानूनों के माध्यम से एक पुलिस स्टेट में बदलने की कोशिश हो रही है, और इन कानूनों का दुरुपयोग अपने विरोधियों को सबक सिखाने, विरोधियों को चुप करने, विरोधियों को सजा देने, विरोधियों को अपराधी बनाने में किया जाता रहा है पहले भी, और अब और ज्यादा किया जा सकता है। इसका ऐसी आशंकाएं और बढ़ गई हैं। इसमें पुलिस हिरासत की जो सीमा है उसको भी बढ़ाया गया है। 60 दिन कर दिया गया है। पहले 15 दिन थे, 60 दिन किए गए हैं, और 60 दिन के बाद भी आप 15-15 दिन का एक्सटेंशन ले सकते हैं, 90 दिन तक। तो ये जो आप इस कानून को जनता के फेवर में करने के बजाय आप एक सरकार एक तरह से एक पुलिस स्टेट में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है। सेडिशन और राजद्रोह का जो कानून था उसको उस नाम से नहीं लाया गया। हमें लगता था कि राजद्रोह का कानून हट गया, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक धारा उसमें ऐड कर दी गई, और सरकार का विरोध जो है अब देश का विरोध कहलाएगा। एक तरह से सरकार के विरोध को देश के विरोध समझा जाएगा। सिक्योरिटी के नाम पर आप किसी भी विषय में सिक्योरिटी का एक टैग लगा दें और फिर किसी के खिलाफ कितनी ही बड़ी कार्रवाई करने के लिए आप अपने आप को जस्टिफाई करें। तो ये जो क्रिमिनल लॉज में जो तब्दीली की गई है, यकीनन अंग्रेजों के बनाए हुए कानून बदले जाने चाहिए थे, लेकिन अब जो कानून बने हैं वो उससे भी ज्यादा खतरनाक मालूम होते हैं। उससे भी ज्यादा ऐसा लगता है कि अब इनका दुरुपयोग करना ज्यादा आसान है, और लोगों अपने विरोधियों को चुप करने की कोशिश करना और विरोधियों को सताने में इन कानूनों का दुरुपयोग ज्यादा हो सकता है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात इस बारे में यह है कि ये इतना बड़ा चेंज लाया गया बिना पार्लियामेंट में ठीक से बहस किए हुए। पार्लियामेंट में ठीक से बहस नहीं हुई। एक बड़ी संख्या में लोगों को, पार्लियामेंट के मेंबरान को सस्पेंड किया हुआ था। लोग पार्लियामेंट के बाहर थे, और ऐसे में जल्दी जल्दी में इतना सीरियस कानून, इतना बड़ा कानूनी बदलाव जो है वो लाया गया। ये खुद हमारी संवैधानिक प्रक्रिया को, कानून बनाने की प्रक्रिया को, और देश की जनता ने जो पार्लियामेंट को जो अधिकार दिए हैं कानून बनाने, उसका एक अपमान है कि आप बिना बहस के इतनी बड़ी तब्दीलियां कानून में ला रहे हैं जो नागरिकों के खिलाफ है, और इस देश को एक नागरिकों की स्वतंत्रता का सम्मान करने के बजाय उसको एक पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश इन कानूनों के जरिए की गई, हम समझते हैं। तीसरा मुद्दा तो आप सब जानते हैं, बहुत दिनों से चल रहा है, नीट का एग्जाम, और उसमें जो घोटाले घपले हुए हैं और जिस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं वो अब सबके सामने आ चुका है, और इससे देश की जनता का, नौजवानों का, छात्रों का विश्वास हमारे एग्जामिनेशन के सिस्टम पर से उठता जा रहा है। और सरकार बहस करने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में जब इसके लिए आवाज उठाई जाती है कि इस पर बात कीजिए, तो बात करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत ही अफसोस की बात है कि इतना बड़ा एग्जाम जो सेंट्रलाइज तरीके से कराया जा रहा है और उसमें इतने बड़े पैमाने पर घपले घोटाले हुए, यकीनन उसकी जांच की जा रही है। हम समझते हैं कि जांच सामने आएगी, और इस जांच के नतीजे में जो लोग भी दोषी पाए जाएं उनको सजाएं मिलनी चाहिए, और सिस्टम में ऐसे परिवर्तन लाने चाहिए ताकि ऐसी गलतियां फिर न दोहराई जा सके। सरकार की तरफ से इतने बड़े घोटाले को, इतने बड़े अपराध को बहुत लाइटली लेना, हल्के में लेना, ये बहुत गंभीर बात है।
और ये अफसोस की बात है कि जिससे लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ हो छात्रों का, उसको सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है, उसको सरकार पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करना चाह रही है। तो हम समझते हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और देश, हम ये भी कहते आए हैं, पहले भी कहा हमने कि ये जो पूरे देश का आपने एक एग्जामिनेशन जो कराने का जो सिस्टम चलाया है, एक देश एक एग्जाम एक व्यक्ति, ये जो मानसिकता आगे बढ़ रही है, ये बहुत खतरनाक है। इतना बड़ा देश है और कई राज्य पहले से डिमांड करते रहे हैं कि इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स डिसेंट्रलाइज होने चाहिए, नीट जैसे एग्जाम्स को। कई स्टेट्स, खासतौर से तमिलनाडु वगैरह, तो पहले से ये डिमांड करते रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस मसले पर जो दोषी हैं उनको बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सरकार ने कहा है कि नीट में कोई बहुत बड़ा घपला नहीं हुआ है। ये कितनी गंभीर बात है, कितनी खतरनाक बात है कि सरकार बचाने के लिए इसको इतना हल्का करके बताए। अभी जांच पूरी नहीं हुई है, अभी जांच होना बाकी है और सरकार पहले से उसको बचाने के लिए इस तरह के बयान दे रही है। तो साफ जाहिर है कि सरकार इसके लिए जो दोषी लोग हैं उसको सजा देने में बहुत गंभीर नहीं है। नीट का एग्जाम कैंसिल करने की बात, हम ये समझते हैं कि जांच पूरी हो, जांच में जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर कोई निर्णय लेना चाहिए। और इतनी बड़ी संख्या के में लोगों को एग्जाम कैंसिल करके उनके भविष्य को खतरे में डालना हम ठीक नहीं समझते। तो जब तक पूरी जांच सामने नहीं आ जाए, इसको कैंसिल करने को होल्ड करना चाहिए। और हम समझते हैं कि ये इसका इलाज नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों के फ्यूचर के साथ ये खिलवाड़ होगा। आखिरी बात जो हमारे प्रेस नोट में लाई गई है, वो आपने देखा कि पिछले दिनों देश में कई घटनाएं ऐसी हुई जिसमें आम लोगों की जाने गई, ट्रेन के हादसे हुए। और अभी हाल में हाथरस में जो सत्संग के मौके पर जिस तरह भगदड़ मची और स्टैम्पेड हुआ, 120 से ज़्यादा लोग मारे गए। और वहाँ भी हम देख रहे हैं कि सरकार, और हमारे खुद दिल्ली में टर्मिनल 1 पर जो जिस तरह का हादसा हुआ, और उसमें ये बहुत गंभीर घटनाएं हैं। इस पर स्पेशली हमारे साथी शफी मदनी साहब और विस्तार में आपको बताएंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि दोषियों को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जो भी दोषी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और ऐसे कदम उठाने चाहिए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो।